राहुल गांधी जी लोकसभा में वापस आ गए। एक संघर्ष रहा, एक नए किस्म का अनुभव था राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। इंदिरा जी के दौर को छोड़ दीजिए, जब उनके साथ ऐसा एक अवसर आया था, अन्यथा कांग्रेस के लिए भी, आज की कांग्रेस के लिए नया अवसर था कि उसके सबसे बड़े चेहरे की सदस्यता चली जाए लोकसभा से। फिर खैर अदालती लड़ाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली राहुल गांधी को, और आज लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की और उसके बाद दोपहर होते होते राहुल गांधी संसद में आ गए। अब एक अध्याय समाप्त हो गया। मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने क्या कहा, फिर सजा हुई, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट, अब वो फिर सब चैप्टर नेपथ्य में चला गया। चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीति का पहिया तेज घूम रहा है। अब वो बात शुरू यहां से होती है कि राहुल गांधी लोकसभा में आ गए, अब आगे क्या? अब तस्वीर में बदलाव क्या आएगा? राहुल लोकसभा में नहीं थे तब और अब लोकसभा में होंगे तब, क्या अंतर है राजनीति में? क्या अंतर आएगा राजनीति में? कांग्रेस की गति और प्रगति में क्या असर पड़ेगा? क्या राहुल गांधी लोकसभा में नहीं थे तो कांग्रेस डिफंक्ट थी? नहीं ना। क्या राहुल गांधी लोकसभा में आ जाएंगे तो कांग्रेस ज्यादा सक्रिय हो जाएगी? नहीं ना। क्योंकि राहुल गांधी की जब सदस्यता गई थी तब भी कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि अब राहुल जी आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, पूरे देश में घूमेंगे और एक तूफान पैदा कर देंगे और जंज्वार पैदा हो जाएगा। ठीक, इसलिए वो भी बात नहीं मानी जा सकती। अब मसला खड़ा होता है कि क्या 2024 का लोकसभा का चुनावी महासमर नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई पर हो, चेहरों पर होगा? इस लड़ाई का स्वरूप ये होगा, रूप स्वरूप? अगर हां तो नफा किसे होगा, नुकसान किसे होगा? भारत में गांव देहात तक बड़ा और ज्यादा प्रभावशाली कौन राजनीतिक चेहरा है इन दोनों में? अगर चेहरों पर लड़ाई हुई, मोदी वर्सेस राहुल, या यूं कह लो राहुल वर्सेस मोदी, जो अच्छा लगे, तो स्वाभाविक है जो चेहरा ज्यादा बड़ी स्वीकार्यता रखता होगा उसकी पार्टी को, उसके गठबंधन को लाभ होगा। एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि अब जो विपक्षी शिविर है, विपक्षी महागठबंधन है, उसमें राहुल गांधी के लोकसभा में आ जाने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा नेतृत्व को लेकर या नहीं? ये जस का तस चलेगा। आज जिस ढंग से राहुल गांधी का इस्तकबाल हुआ जब वो संसद परिसर में आए, उससे तो लगता है कि कांग्रेस ये मानस बना के बैठी है कि भाई सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। तो सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, तो फिर क्या इंडिया जो INDIA है उसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे? यह नेतृत्व कोई और करेगा, लेकिन सबसे बड़ा और निर्णायक चेहरा राहुल गांधी होंगे? तो भी टसल हो जाएगी। मान लीजिए उदाहरण के लिए नीतीश बाबू गठबंधन के नेता चुन लिए जाएं मुंबई में, या ममता जी, और सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस राहुल गांधी को पूरे गठबंधन का घोषित कर रहे, प्रोजेक्ट करे, तो फिर भूमिकाओं का टकराव होगा, क्षमताओं का टकराव होगा। ये बड़े सवाल है। और तात्विक परिवर्तन क्या आएगा राहुल जी के सदन में आ जाने के बाद? कहा गया कि भाई कांग्रेस के अब संसद में आम जनता से जुड़े, उसके दर्द से जुड़े मुद्दे उठेंगे, सुनाई देंगे। तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी ही नहीं थे ना लोकसभा में, बाकी पूरी कांग्रेस तो थी। तो बाकी पूरी कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रही थी, वो क्या कुछ और मुद्दे उठा रही थी? और अगर कुछ और उठा रही थी तो क्यों उठा रही थी? क्या राहुल गांधी जी का इंतजार हो रहा था कि आप आओ, जनता के मुद्दे आप ही उठाओ, हम लोग लूडो खेलेंगे? नहीं ना। यह भी प्रश्न खड़ा होता है
जिस ढंग से आज कांग्रेस ने कहा कि अब राहुल जी आ गए हैं, अब आम आदमी की आवाज संसद में गूंजेगी, तो अभी तक क्यों नहीं गूंज रही थी? एक ही व्यक्ति बाहर था ना, बाकी पूरी कांग्रेस के सदस्य तो अंदर थे। वो आम जनता के कष्ट, पीड़ा और त्रासदी से जुड़े मुद्दे पर सरकार को क्यों नहीं घेर रहे थे? बड़ा प्रश्न है। कल मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी उसकी शुरुआत करेंगे, विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से। और शायद इसीलिए कांग्रेस चाहती भी थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो, उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाए, ताकि उस बड़े अवसर पर राहुल गांधी अपनी बात रख पाए। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इतने दिनों संसद से बाहर रह के उनके तेवर कलेवर में क्या अंतर आया है या नहीं आया है, और आया है तो कितना आया है। कल के भाषण से राहुल गांधी के एक कांग्रेस की दशा दिशा भी तय होगी कि 24 के लिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। क्योंकि गठबंधन में बाकी सब दल क्षेत्रीय दल है, ये राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, उसकी धुरी कांग्रेस है। तो धुरी क्या सोच रही है, ये महत्वपूर्ण है। इंजन कांग्रेस है उस गठबंधन का, तो इंजन पर कितना असर पड़ेगा। और फिर बैक टू स्क्वायर वन, मूल प्रश्न पर हम रहें अगर, कि 24 में अगर मोदी बनाम राहुल हुआ तो क्या होगा। सैफ खान साहब, आज आपका दिन है, आपकी पार्टी का है ना, तो स्वाभाविक है आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। राहुल गांधी जब लोकसभा में थे तब, और फिर 137 दिन बाहर रहे, 36 दिन, फिर अब आ गए दोबारा। इसमें भारत के राजनीतिक पर्यावरण में, वातावरण में कांग्रेस क्या अंतर देख रही, एक, और क्या अब ये माना जाए कि जो आप विपक्षी दलों का गठबंधन बेंगलोर में जन्मा है, उसकी अगुवाई, उसकी सदारत राहुल गांधी करेंगे, और ये 24 का चुनाव राहुल वर्सेस मोदी होगा? देखिए, सबसे पहले अमिताभ जी जो है, मैं आपके सभी दर्शकों को मुबारकबादी भी देता हूं उस चीज की कि जो है राहुल गांधी जी को बहाल भी कर दिया पार्लियामेंट के लिए जो। और अब जो जनता के मुद्दे हैं जी, पहले भी उठते थे और अब भी उठेंगे जो, और राहुल गांधी जी के द्वारा भी उठाए जाएंगे। खास करके जो हम अडानी जी का देखते हैं, पोस्टर्स के साथ लेके खड़े होते थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सिंबल ऑफ करप्शन है, क्योंकि वो हमेशा महंगाई, गरीबी, कीमत बढ़ने वाले प्राइस राइज, हर चीज के ऊपर खासकर, और अडानी के रिलेशनशिप क्या है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ में। तो ये जो सब चीजें हैं, ये वापस जो है हमें अब फिर देखने को मिलेगी पार्लियामेंट में आने के बाद। और क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है कर्नाटका का लास्ट इलेक्शन हुआ है, असर क्या देश में पड़ा है कर्नाटका का, वो मुझे लगता है कि है, और मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनता ने अपना मैंडेट चुन के जो बता दिया और दिखा दिया। वैसे ही हाल जो है अब जितने भी राज्य आगे चुनाव में आने वाले हैं स्टेट में जो है, वैसे ही आपको हर चुनाव में जो है वो नतीजा देखने को मिलेगा। मगर घबराहट मैं अभी जरूर देख रहा हूं जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के ऊपर। कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क पड़ता नहीं था या पड़ता नहीं है। फर्क नहीं पड़ता था या पड़ता नहीं है, वो तो हमें जो है लगातार नजर आ ही रहा है। मगर अमिताभ जी, मैं दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट, अभी छोटी टिप्पणी कर दो, सबको बहस में जाओ, फिर दोबारा में सारी बात, अभी छोटी टिप्पणी कर दो जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ ये बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये जो ट्रायल कोर्ट है, जो मैक्सिमम सेंटेंसेस दे रहे थे, उसके ऊपर जो उस पर रोक लगा के जो है आज ये सच्चाई लेके आए कि ये एक सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी, और जबकि सफिशिएंट रीजन और ग्राउंड्स ही नहीं है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम सेंटेंस कैसे दी जाती है। ठीक है, सैफ खान साहब रुकना होगा, मैं बाकी लोग एक देखो, राहुल गांधी की सजा के मसले पर एक तथ्यात्मक चीज मैं सामने रख दूं, फिर बहस को आगे ले जाओ, क्योंकि मेरी बहस में मेरी कोशिश होती, जितनी मेरी सामर्थ्य है, कि तथ्य उतने ही पवित्र रहे जितना पवित्र गीता है, कुरान है, उसमें कोई छेड़छाड़ मैं किसी को नहीं करने देता। आज कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं, भला भी मान जाते हैं, लेकिन मैं उसमें तटस्थ रहता हूं। राहुल गांधी का वक्तव्य जिस पर यह मुकदमा चला, उसमें राहुल गांधी निर्दोष हैं ऐसा नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने ना।
सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ निर्णय इतना है कि भाई एक दिन कम दे देते, ठीक, 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इतनी बात है। दोष सिद्धि पर स्टे है, दोष मुक्ति नहीं। यहां से ये बात सब लोग गांठ मान ले, ये हमारे आपके कहने से बदल नहीं सकती बात है। अब इसके आगे चलते हैं। खैर, नीति शर्मा जी, भाई कांग्रेस कह रही है कि बल्ले बल्ले हो गई, राहुल जी आ गए और अब जो आम आदमी के मुद्दे अभी नहीं उठ रहे थे वो अब उठेंगे। तो मैंने शुरुआत में भी बात कही थी कि अब एक मान लीजिए राहुल जी नहीं आए संसद, ठीक, बाकी पूरी कांग्रेस तो थी, वो वहां आम आदमी की पीड़ा दुख तकलीफ क्यों नहीं उठा पाई? अडानी और जो जिन का मसला उठाना था राहुल जी उठाते, वो उनके प्रतिनिधियों को उठाना चाहिए था, नहीं। अगर ऐसे है तो ये बड़े नाकारा शिष्य हैं। गुरु गए, शिष्यों ने काम बंद कर दिया, नहीं। नीति जी, आपको, अमिताभ जी और पैनल पे सभी गेस्टों को मेरी तरफ से वंदे मातरम, जय हिंद और बहुत बहुत बधाई सैफ खान साहब को, आपके राजकुमार संसद में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, हम कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हैं? राहुल वर्सेस मोदी का। हम कंपैरिजन किन का कर रहे हैं सर? गुरु ये थोड़ी ना है, इनके पीछे आप पूरी डायनेस्टी को समझिए। ये कहाँ एक तरफ नेहरू और गांधी परिवार की डायनेस्टी के राजकुमार, और कहाँ एक मिट्टी से आए हुए, मिट्टी से जुड़े हुए एक छोटे से चाय वाले का काम करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? कहाँ एक डायनेस्टी के राजकुमार जहां एक अमेठी को नहीं विकास की नैया पे चला पाए, और कहाँ एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो गुजरात में 2-3 उन्होंने दशक में जो प्रोग्रेस हुई एज ए चीफ मिनिस्टर, और आज भारत को जिस ग्लोबल शिखर पे लेके जा रहे हैं। तो कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है? सबसे पहले ये समझना चाहिए कहाँ एक राजकुमार और कहाँ एक मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान। और आप जो गुरु की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू से ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई 1947 में, जिन्होंने देश को 2 भागों में बांट दिया। हिंदू मुसलमान तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। इस आधार पर देश का विभाजन हुआ था, ये बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। इस आधार पे हिंदुओं का और मुसलमानों का नरसंहार हुआ था 1947 में। उन गुरुओं का, राजीव गांधी के, राहुल गांधी के, इंदिरा गांधी जी के जो पिताजी थे, किसकी कीमत आज तक देश चुका रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन गुरु है, किसने जमीन से जुड़ के काम किया और राष्ट्र को किस लेवल पे लेके गए, और ग्लोबल शिखर पे आज हम बैठे हैं। और निश्चित रूप से इनके आने से, इनके जाने से, आपने जो बात बोली कि चेले काम नहीं कर रहे थे, काम करा होता तो आज देश की जनता ने। दोबारा आते हैं, एक बार सबको बहस में ले आए, फिर दोबारा में आएंगे। अभी रुकिए, तारिक खान साहब, मेरा प्रश्न ये, लड़के की, दूल्हे की मां हमेशा कहती कि भाई मेरा ही लड़का सबसे सुंदर, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कहना भी चाहिए है। हालांकि मजा तब है जब दुल्हन की मां कहे कि दामाद सबसे सुंदर, मजा तब है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। मैं दूसरा प्रश्न पूछ, मैं समाजवादी पार्टी और जो और एलाइज हैं इसमें शामिल गठबंधन में, उनको अब क्या बदलाव लग रहा है राहुल गांधी के लोकसभा में आ जाने के बाद? और क्या आपको ऐसा लगता है कि अब INDIA को लीड करेंगे राहुल गांधी और ये चुनाव अंततः जाके टिक जाएगा मोदी वर्सेस राहुल पर? देखिए, लीड कौन करेगा इसका निर्णय आगे चल होगा। मेरे हिसाब से लीड गरीबी कर रही है, बेरोजगारी कर रही है, वही लीडर है। अब आपने एक बात और कही थी अभी कि कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी गलत है, माना मैंने, लेकिन ऐसा निर्णय हुआ क्यों, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्या सर? क्या चार्जशीट बनाने में स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है क्या अमिताभ जी? और अगर यह मुकदमा गुजरात में चल रहा था तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए कि कोर्ट विवश हो गई मैक्सिमम सजा देने के लिए। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? बड़ी अहम बात है, और उसको मैं धीरे से कनेक्ट कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से। यही मामला आजम खान साहब
और अब्दुल्ला आजम के साथ आप कनेक्ट कर लीजिए, तथ्य निकलकर सामने आ जाएंगे। एडीआर ने रिपोर्ट में कहा कि 50%, आप कहते हैं ना तथ्य सही होने चाहिए, आप खोलिए एडीआर को, 45 मंत्रियों ने अपने हलफनामे दायर किए जिसमें 22 एडीआर ने कहा कि 22 के ऊपर गंभीर मामले हैं उत्तर प्रदेश में, डकैती, मर्डर और रेप। ठीक, क्या उनको सुई के बराबर भी सजा नहीं दी जा सकती अमिताभ जी? यहां खेल शुरू होता है, चार्जशीट, प्रदेश सरकार, पुलिस, इन सब का ठीक है खेल तारिक शुरू खान, होता है। ठीक, रुकना होगा। मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, हमारे यहां असल में भेड़ चाल वाला मामला है। पहली बार किसी की नौकरी नहीं गई भाई। आपके जो सबसे बड़े बुजुर्ग नेता हैं पूरे अलायंस के, लालू जी, वो इसी तीर से घायल है। 3 दर्जन से ज्यादा सांसदों की नौकरी जा चुकी। ये क्या बात होगी? कोई नई बात है? कोई आश्चर्य हो गया कि राहुल जी की नहीं जानी चाहिए थी? अरे गजब बात। क्या किसी कोर्ट ने ये कहा कि राहुल ने जो बोला इस ओके वो ठीक था? नहीं कहा ना, तो उतने पर टिको भाई। तमिलनाडु वाले में कैसे चली गई विधायक की नौकरी? वहां तो भाजपा नहीं थी और भाजपा हमेशा सत्ता में नहीं थी। तब इसलिए इसको घोर माठा नहीं करो यार, इस चीजों को ठीक दुरुस्त रखो। ये इस बहस में मत पड़िए कि वो चार्जशीट में क्या लिखा गया, चार्जशीट में काला सफेद किया गया। अदालत के सामने गया ना, अदालत के विजडम ने क्या, लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, किसी ने कहा राहुल गांधी इनोसेंट है? अगर कहा तो हमें दिखा दीजिए, मैं बहस का रुख बदल दूंगा। नहीं कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 हिदायतें दी। इतनी बात क्यों नहीं समझ पाता है देश? सब लोग भाई समझ पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी इंटेंशन बताया कि 1 साल 11 महीने 29 दिन की कर देते, क्या, ताकि मेमोरी नहीं जाती। बस इतनी सी बात है, इतनी बात करो तो वहां ठीक है। ये मत कहो कि ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया। बाकी लोग कम नेता थे जिनकी नौकरी गई इसी कानून में, वो कम नेता थे, राहुल गांधी ज्यादा नेता हैं। ये भेदभाव कानून की निगाह में नहीं हो सकता। कांग्रेस को लग सकता है कि राहुल जी बड़े नेता हैं, लालू यादव छोटे नेता हैं, लेकिन कानून की निगाह में तो सब बराबर हैं। काजी रशीद मसूद भी इसी तीर से शिकार हुए थे, आजम खान भी है, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए भाजपा के लोग भी हैं उसमें। उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा क्षेत्र से जो जीत के आए थे सैनी, वो इसी कानून से गए। ठीक, वहां तो चार्जशीट किसने फाइल की थी? अखिलेश यादव ने फाइल की थी, नहीं ना यार। ये मत किया करो, इससे तथ्य दुरुस्त रखो तो बहस में आनंद आएगा। ठीक, इस सब में मत पड़ा करो। खैर, आर.के. मिश्रा जी, कांग्रेस कह रही है कि अब चक दे इंडिया कर देंगे। आ गए राहुल जी, अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या लड़ाई, अब लड़ाई हो जाएगी क्या? और आज जिस ढंग से राहुल गांधी का स्वागत सत्कार हुआ है, लग रहा था कि ऐसा स्वागत सत्कार सामान्यतः तब होता है जब आप अपनी पार्टी को लोकसभा का चुनाव जिता के ले आए, है ना। तो एक नायकत्व, तो एक हीरोइज्म उभरता है कि भाई ठीक है, देश भर ने आपके चेहरे पर मैंडेट दिया, कांग्रेस ने आज ही कर दिया। तो अब एक बात तो समझ में मुझे आ रही, कोई कहे ना कहे कि मसला अब ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगा, राहुल वर्सेस मोदी। मिश्रा जी, और अगर ऐसा हो गया तो इसमें आपको नफा है कि नुकसान है? कांग्रेस को नफा है कि नुकसान है? आप भाजपा की समझ क्या देख रही है? देखिए अमिताभ जी, आपने कहा नफा नुकसान की बात, मैं बिल्कुल उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन मात्र 10 सेकंड में किसी और टिप्पणी पे जाना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी की जो सजा हुई थी, निश्चित तौर पर एक तरह से एक माइलस्टोन था और एक उदाहरण था। आप सजा की पोस्टमार्टम बंद करो, सजा हो गई, बात हो गई, वापस आ गए, इनोसेंट घोषित नहीं हुए, उसका कितना पोस्टमार्टम करोगे यार सब लोग? मैं कुछ नहीं जाना चाहता, मैं और विषय पे नहीं जाना चाहता, मात्र एक लाइन मात्र इसमें कहना चाहता हूं। किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा जो आप निर्दोष हैं, ये मैंने कह दिया, वक्तव्य में कहा है आपने पहले ही वक्तव्य में कहा है जो कि वो निर्दोष नहीं है, इसके ऊपर मात्र स्टे लगा।
कोर्ट ने मात्र यही कहा था जो 1 साल 11 महीने आप दे सकते थे, मैक्सिमम क्यों, बस इसी बात पे उन्होंने स्टे लगाया है। और मुझे लगता है कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, ऐसे अनेक केस हैं। देखिए, अब रह गई बात आपके नफे और नुकसान की, आपने जैसे प्रश्न किया नफे और नुकसान की। देखिए, संवैधानिक तौर पर कोई भी व्यक्ति है अपना चुनाव लड़ती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी हो, चाहे हमारे तरफ से मोदी जी हो या कोई अन्य, मैं सबकी बातें करता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो जहां पर नफा नुकसान की बात है तो भाजपा को कोई नुकसान नहीं। आप संवैधानिक तरीके से चुनौतियां जो आपके सामने है, चुनौतियों का सामना करते हुए आप चुनाव लड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक नफा नुकसान की बात है तो भाजपा को न कोई नुकसान था और न ही नफा है। मैं आपको 2019 का मात्र डाटा देना चाहता हूं, जो 5 ऐसे स्टेट थे जिसमें 198 सीट पर सीधा मुकाबला क्षेत्रीय दलों से था, न कि कांग्रेस से था। तो मुझे लगता है जो कि ये डाटा आपको बिल्कुल आपको बता देगा, एनालाइज कर देगा, जो कि क्षेत्रीय दलों से मुकाबला मात्र 2019 की, भले ही परिस्थितियां विभिन्न रही हो या आज का जो परिस्थिति है वो अलग रही हो, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस से कहीं कोई टक्कर नहीं है, कोई राहुल गांधी से कोई टक्कर नहीं है, न नफा है नुकसान है, कहीं कुछ नहीं। जी अमिताभ जी। ठीक, सैफ खान साहब, मेरा प्रश्न ये कि 2019 में चुनाव राहुल वर्सेस मोदी ही हुआ था, ठीक? 19 का नतीजा भी सामने है, ठीक? 14 हालांकि था 14 का भी, लेकिन 14 मान लो पूरी तरह ना भी मानो, आप ये भी कह सकते हो नहीं तब राहुल जी इतना नहीं थे, इस था दैट, लेकिन 19 में तो पूरी तरीके से सामने थे, लीड कर रहे थे युद्ध, ठीक? उसका नतीजा है अब 19 और 24 में हम क्या, तब भी उनने नारा दिया था चौकीदार चोर है, बोला था, क्या रिजल्ट क्या आया? 50 सीट के आसपास राजीव गांधी 400 लेके आए थे 50 के अंदर। 19 और 24 में ऐसा क्या बदला है जो आपको लगता है कि अब अगर राहुल गांधी लीड करेंगे तो करिश्मा होके रहेगा? सैफ खान साहब, देखिए, मैं सबसे पहले हमारे जो राजनीतिक एक्सपर्ट जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं उनको बताना चाहता हूं कि सावरकर और गोलवारकर की आइडियोलॉजी थी जो हमारे देश को डिवाइड किया जाए। पहले जाके तथ्य चेक करके आए, उसके बाद जो है बात किया गया। और इंटरनेशनल कांग्रेस की हमेशा कोशिश थी देश को जो जोड़ के रखे। बाकी अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी जी, ठीक है, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम डेटा दिखाते हैं। 2018 में 21 जगहों पे सरकार थी राज्यों में, आज 10 जगहों के ऊपर भी नहीं। ये बात करेंगे कि हिमाचल हार गए, कर्नाटका हार गए और अभी के इलेक्शन हारे हुए जो है ये बैठे हुए यहाँ पे बातें कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन के ऊपर ही ईडी, सीबीआई या कोर्ट के ऐसे फैसले। और बहुत अफसोस की बात है अमिताभ जी, मैं नाम लेके बताना चाहता हूँ, अक्षय मेहता जिन्होंने मोदी जी को क्लीन चिट दी थी वो कमीशन के सदस्य बना दिए जाते हैं। राकेश अस्थाना अपॉइंटेड एज सीबीआई चीफ बना दिए जाते हैं। तुषार मेहता एडवोकेट जनरल बना दिए जाते हैं जो अक्यूज को जो है डिफेंड कर रहे थे। राजेश गोगोई जो राफेल में जो है जिन्होंने क्लीन चिट दी थी उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। कोर्टों से लेके और जो कोर्ट में एसएस मुरलीधर जैसे अगर जजेस, कपिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं, इनकी विधायक हैं जो दंगे कराते हैं दिल्ली में, उनको जो है उन पे एक्शन उठाना चाहते तो रातों रात उनका जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त जो देश में परिस्थितियां हैं, जो इस वक्त देश में गला घोटा जा रहा है चाहे डेमोक्रेसी का, इसलिए राहुल गांधी जी। सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी जो 2019 में नहीं थे, 2019 में पुलवामा भी हुआ था, पुलवामा के ऊपर भी जो रीजन। अरे बाकी राहुल गांधी में करंट था 19 में, पुलवामा के चलते मामला गड़बड़ा गया, ये कह रहे हो ना? ठीक है सैफ खान साहब, ठीक, आपकी बात आई आपकी बात, ठीक। अब रुको भाई, रुक जाओ सैफ खान साहब, रुक जाओ आप रुको, अब इनकी आवाज रुकिए। सैफ खान जो कह रहे हैं उस पर मैं बता दूं, जो सरलीकृत कर दूं ताकि जनता समझ जाए। वो कह रहे हैं 19 में करंट पूरा था राहुल जी में, पुलवामा हो गया, इसके चलते मामला गड़बड़ा गया। अब की पुलवामा नहीं, आपके निपट लेंगे, हिंदी में सरल भाषा में कह रहे हैं, ठीक है, ठीक बात। चलो आगे देखेंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये छन्नी किस सरकार में लगी जवाहरलाल जी से लेके आज तक, ठीक,
कि उसी जज को मानवाधिकार आयोग से लेके बाल सुधार आयोग तक में नौकरी दी जाएगी या और सरकारी सलाहकार के उसमें रखा जाएगा या गवर्नर बनाया जाएगा जो सरकार के खिलाफ फैसला दिया हो। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 5, मेरे ख्याल से सैफ खान से को याद नहीं रहा होगा वरना वो योगी व्यक्ति जरूर ऐसा नहीं बोलते, 5 जजों को सुपरसीड करके इंदिरा गांधी ने एक मनपसंद जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। इसलिए ये मत समझाइए भाई कि रामलाल ने किसका फैसला दिया और श्यामलाल ने किसका फैसला दिया। ये जज आयोगों में सेट होते रहे, सलाहकार की भूमिका पाते रहे हैं। ठीक, आपकी सरकार ने जगमोहन लाल सिन्हा को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना दिया था जिनने इंदिरा गांधी को चुनाव से बाहर कर दिया था, ठीक है ना। और ना ऐसा कहीं हुआ कि इंदिरा जी ने उनकी तारीफ में कुछ कहा हो कि मैं जगमोहन लाल सिन्हा की प्रशंसा करती हूं, ना ना। कांग्रेसी कहते थे सिन्हा कहीं मिल जाए तो उनको कूटे, उनके पुतले जलाए थे कांग्रेसियों ने जगमोहन लाल सिन्हा के। आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे याद है, क्या पुतले फूंक दिए थे। वो तो भला हो जगमोहन लाल सिन्हा कहीं बाहर नहीं मिले, मारते उनको कांग्रेस के लोग। इसलिए ऐसा नहीं कहो, छोड़ दीजिए। नीतीश शर्मा जी, प्रश्न वही, 19 में भी यही दो चेहरे थे क्या? राहुल जी थे, मोदी जी थे, और यही देश की जनता थी जो वोट दे रही थी। ठीक, मेरे ख्याल से 20 करोड़ वोटर बढ़ा होगा 5 वर्ष में, है 15-20 करोड़। बाकी तो वही पुराना मतदाता है, वही मैदान, वही खिलाड़ी, वही रेफरी। नहीं बदला क्या फिर 24 में? देखिए, सबसे पहली बात 2018 में इन्होंने यही ब्रह्मास्त्र चलाया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, और जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में आए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपके पास डेटा है, मेरे से ज्यादा आप भी जानते हैं कि कैसे राहुल गांधी गले जबरदस्ती पड़ रहे थे, कैसे आंखें मार रहे थे। उसके बाद 2000 नहीं, प्रेम अच्छी बात है, प्रेम अगर यही प्रेम जनता की सेवा के प्रति लगाया होता तो आज अमेठी इनके हाथ से नहीं जाता। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये परफॉर्मेंस वर्सेस ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, आपने डिलीवर क्या किया दैट इज इंपॉर्टेंट, जनता को दिया क्या वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नफा जो है वो उन लोगों का होना चाहिए जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, और खुद जनता को होना चाहिए, और नुकसान भ्रष्टाचारियों को होना चाहिए जिन्होंने केवल आज ईडी की रेड, ये एक केस है सर राहुल गांधी जी के खिलाफ। हम सब, मैं ना बीच में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम सबको एक दूसरे की मर्यादा और जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात जा रही है, आपकी बात जा रही है जी। पटना कोर्ट में, अहमदाबाद कोर्ट में, मुंबई कोर्ट में सीरीज ऑफ केसेस जस्ट बिकॉज कि ही इज नॉट नोन फॉर हिज वर्ड्स, जो मर्यादा ये लांघते हैं। जिस इंसान को एक पब्लिक डोमेन में, आप एक पब्लिक फिगर है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको शब्दों का भी चयन नहीं पता, और आपने इस बात को मैं दोबारा डायसेक्शन नहीं करूंगी कि ही इज अ कन्विक्टेड गिल्टी, द ओनली थिंग इज सजा कम हुई है, उनका गुनाह नहीं, उनको इग्नोर किया कर सकते हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं है। आप मुझे बताओ उन्होंने क्या सेवाएं दी हैं? राहुल गांधी एज अ पर्सन माइनस राजीव गांधी माइनस इंदिरा गांधी माइनस जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी एज अ पर्सन टुवर्ड्स द नेशन क्या सेवाएं दी हैं? वो तो जाके विदेशी पृष्ठभूमि में जाके अपने देश को बदनाम करते हैं। मेरी और आपके भी घर में सर अगर कोई मतभेद होता है तो घर की बात घर में सुलझाते हैं, कोई जाके हम बाहर जाके गाते नहीं है कि ठीक है नीति जी, दूसरी बात ठीक है, सीरीज ऑफ इलेक्शन ठीक है। देखो भाई, जो बात नीतीश शर्मा करे, बात भारत में अधिसंख्यक लोग सोचते हैं, लेकिन एक मजबूरी है, उससे ना हम कुछ भाग सकते ना कोई। भारत में के सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में अभी भी राजतंत्र का डीएनए मौजूद है। क्या बोले भाई 1 से 10 तक हमारे परिवार के लोग रहेंगे, 11 से पद मांगो, तो ठीक है। देश में मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं जिनमें अध्यक्ष तय है, चीफ मिनिस्टर तय है, उसी फैमिली से होगा। बाकी मंत्री बनना हो तो लाइन लगाओ, क्या चीफ मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, अध्यक्ष नहीं मिलेगी, है क्या करेंगे? वहां कोई उनसे ये थोड़ी पूछता है कि भाई तुम्हारे लड़के का योगदान क्या है। वो लड़का है, लड़की है, इतना ही बड़ा योगदान है देश में। अब बड़े बादल साहब से कौन ये पूछता कि सुखबीर का योगदान क्या है?
बाला साहब से कौन ये पूछता कि उद्धव का योगदान क्या है? वो कहते हमारा लड़का एक कम योगदान है। पवार साहब से कौन पूछे कि सुप्रिया ने किस क्रांति में भाग लिया? बोले बिटिया है, तुम अब गजब बात कर रहे हो। करुणानिधि जी का बड़ा परिवार था, भगवान के आशीर्वाद से लालू जी से भी बड़ा था उनका परिवार, उनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा थी। अब तो वो जन्नत नशीन है। तो कौन उनसे पूछे कि स्टालिन ठीक ने क्या है? ठीक है, बेटा है करुणानिधि की, बात खत्म हो गई। लालू जी ने भी अपना सिंहासन राबड़ी जी को दिया और उसके बाद तेजस्वी जी को दिया। संघर्ष करना है सैफ खान को, तारिक खान को, आर.के. मिश्रा को राजनीति में। क्या ये संघर्ष करेंगे तभी कुछ पाएंगे, और हो सकता है संघर्ष करने के बाद भी कुछ ना पाएं। लेकिन जो लोग राज परिवारों में जन्मे हैं वो संघर्ष से परे हैं। केवल गांधी परिवार नहीं, इस देश में मेरे ख्याल से 2-2.5 दर्जन परिवार हैं। खैर, तारिक खान साहब, इस विषय को हटाते हैं, ये बहस बड़ी कड़वी हो जाती है और तथ्य बड़े निर्मम होते, उस बहस में नहीं जाते, छोड़ो। सब जगह समस्याएं हैं। अपन इस पे रहते हैं कि 19 में यही दो चेहरे लड़ रहे थे राष्ट्रीय पटल पर, राहुल जी और मोदी जी। ठीक, यही भारत था, यही भारत की जनता थी, यही ईवीएम थी, यही वोटिंग मशीन थी, यही वोट था, यही परिणाम था। ठीक, 24 में क्या बदल जाएगा? चेहरे भी वही, जनता भी वही, मुद्दे भी कमोवेश वही। हर चुनाव में हम तो देखते हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी मुद्दे रहते ही हैं। 36 से 38 साल से तो हम ही देख रहे हैं। कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें ये मुद्दे नहीं रहे हों। तारिक खान साहब, गठबंधन जो बना है उसमें ज्यादा शक्ति है, इस बार आत्मविश्वास दिखता है। और अब हमें उम्मीद है कि जो देश की जनता है वो उस पर विश्वास जताएगी पहले से बेहतर। और लीडरशिप की जो बात है, वो लीडरशिप हमेशा तय होकर चुनाव हो ये जरूरी नहीं है। इतिहास का आकलन करेंगे तो ये दिखाई देगा कि लीडरशिप हमेशा तय नहीं कर दी गई है। हम कह रहे हैं कि बगैर लीडरशिप तय करे भी तो चुनाव जीता जा सकता है। लीडरशिप तय थी, शाइनिंग इंडिया का तो हार गए थे। हम बगैर तय किए लीडरशिप, हम लीडरशिप तय कर रहे हैं। अरे बेरोजगारी, गरीबी, यही सब लीडरशिप है। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं पे 2-4 कदम चल लें। आपने सबकी जो एक तरीके से सवाल पूछे कि कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं था कि आपकी योग्यता क्या थी। एक बार जयशा से भी कोई सवाल पूछने वाला नहीं था कि उनके क्रिकेटिंग में कितने ज्यादा स्किल्स थे जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा पद दिया। उसमें भी एक बार जाना चाहिए। आप एक मिस कर ले गए, यू शुड पिक वन मोर, एक और पिक कर लेना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि राहुल गांधी को किसी ने दोष मुक्त नहीं किया, यही तो कहा ना, यही तो कहा ना सर? जी हाँ। आजम खान साहब को दोष मुक्त किया ना सर? किया ना सर? हाँ। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त किया। जो हेट स्पीच का मामला था, एक मामले में दोष मुक्त हुए हैं, उनके खिलाफ तो मामले भी बहुत है ना। उनकी समस्या ये भी सर सुनिए तो, जिस मामले की वजह से, सर सुनिए तो, जिस मामले की वजह से उनकी एमएलएशिप छीनी गई, उस मामले में कहा कि वो दोष मुक्त है। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे? पिटीशन करो ना, स्पीकर क्या? नहीं सर, सब हो रहा है। नहीं, आप फिर तो वही तरीका ही है यार। बोले अब क्या करेंगे, वही तरीका है। जनता थोड़ी ना आजम खान को ले जाके लोकसभा में बैठा देगी। तरीका वही है भाई, वो कर रहे हैं, वो तो बस वही रास्ता है। उसमें यहाँ बहस की कोई जरूरत क्या? आप बरी हो गए, जाइए अपना केस वहां पुटअप करिए, यही तरीका है। खैर तारिक खान, ठीक, एक बात तारिक खान ने कही, एक मिनट आगे बात, एक मिनट रुकिए। तारिक खान ने एक बात कही, बड़े दृढ़ता से कही, उसका उत्तर दे दूं ताकि वंस फॉर ऑल वो भी सेटल हो जाए। बाकी लोग उससे बच के भाग जाते, मैं तो बच के भागता नहीं, पुराने लोग जानते हैं। उन्होंने कहा जय शाह बीसीसीआई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय शाह बनेंगे तो ये सवाल हम पूछेंगे। ठीक, समझ गए? अखिलेश यादव और प्रतीक यादव क्या बने हैं, उनको लखनऊ में कौन सी प्रॉपर्टी दी गई, किसके चेयरमैन प्रतीक बने, हमसे इससे क्या लेना देना? कौन सा मॉल है, कौन सा टॉल है, हमसे इससे क्या लेना देना भाई? समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है, मैं वहां से बात तय करूंगा ना।
किसकी कहां प्रॉपर्टी है, कौन किस कंपनी का चेयरमैन है, किसका डायरेक्टर है, इसमें इसके मतलब नहीं ना। जिस दिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे उस दिन सवाल खड़ा हो जाएगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। मैंने एक भी उदाहरण ऐसा दिया कि जिसमें कहा सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की 20 कंपनियों में डायरेक्टर हैं, मैंने तो प्रश्न नहीं उठाया। इसलिए नासमझी नहीं, मेरे तर्क के साथ उत्तर आए तो उसका स्वागत है। खैर आर.के. मिश्रा जी, वही प्रश्न फिर खड़ा होता है। यह बहस भारत में नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब इस हमाम में हैं, एक ही से कपड़े पहने हैं। क्या करीब 2 दर्जन दल, मायावती जी और कांशीराम जी ने तो तब भी वचन पालन किया। मायावती जी कहती रही कि मेरा उत्तराधिकारी कोई परिवार का नहीं होगा, लेकिन बाद में सुई कहां टिकी आके, आनंद के लड़के पे। क्या आनंद कौन? मायावती जी के सगे भाई प्रभुदयाल जी के बेटे, ठीक, उनका लड़का आकाश। बोले ये है मेरा उत्तराधिकारी, है ना। मसला सिर्फ इतना सी, ये मसला ही नहीं कि किसने अपनी संपत्ति से या किसने अपने दूसरे उसमें माइक्रोसॉफ्ट में चेयरमैन बनवा दिया किसी, अलग विषय। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का अध्यक्ष, बसपा का मुखिया, सपा का मुखिया, वहां से मैं देखूंगा। खैर इसलिए मैं इस बहस को मैं कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि बहस में सब चीजें अनावृत हो जाती हैं, सबके चेहरे, बाल ठाकरे से लेके करुणानिधि तक, उस बहस में नहीं जाना चाहिए। खैर मिश्रा जी, बात वहीं पर आके टिक रही है कि राहुल वर्सेज मोदी, 19 से 24 में क्या बदलाव दिख रहा है आपको देश के मिजाज में, देश की परिस्थिति में, चुनाव के मुद्दों में? हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आपने, इन्होंने भी कहा, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा अभी, क्योंकि हम 2019 में और 2024 में, मैं कह रहा हूं 2024 में या 2019 में हमने 3 स्टेट, इन्होंने ये भी कहा जो कि हम हिमाचल या कर्नाटक हार गए। आपको मैं बता दूं जो कि उससे पहले भी, जैसे हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, जो कि 2019 के चुनाव से पहले हम 3 स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हार चुके थे, उसके बावजूद भी हम बाउंस बैक किए, पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि जहां पर आपने कहा जो कि यहां पर लोकतंत्र, मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूं, इनके अध्यक्ष बाहर में, विदेशों में जाकर के कहते हैं जो लोकतंत्र और न्यायपालिका पर भी केंद्र सरकार या सरकार का असर है। मैं कहना चाहता हूं आज यही चीज लेकर के ये कहते हैं लोकतंत्र भी जिंदा है और न्याय प्रक्रिया भी जिंदा है, तो इसका मतलब ये हो गया न्याय प्रक्रिया या न्यायालय इनके फेवर में अगर कोई डिसीजन दे दे तो इनको बहुत अच्छा सूट करता है। और उसके बाद जाकर के विदेशों में जाकर के अब यही चीज कहे ना जाकर के जो भारत के अंदर में लोकतंत्र भी जिंदा है और न्यायपालिका भी जिंदा है। 2019 का चुनाव हो, इन्होंने उसमें भ्रष्टाचार के ऊपर में किस तरह से मोदी जी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन देश की जनता समझ रही है। अमिताभ जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2019 हो, 2024 हो, राहुल गांधी जो हो या INDI के जितने भी सदस्य हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, अपनी तरफ से पूरी जोर लगा ले। मेरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद उन्हीं के साथ होगा जो देश की जनता के लिए काम किया है। जी ठीक। सैफ खान साहब, एक बात मेरे जहन में आ रही है, मुझे लगता है आप कांग्रेस को अपने लेटर हेड पर एक बात लिख के सार्वजनिक करनी चाहिए कि भूल चूक लेनी देनी अब भारत में लोकतंत्र भी है और न्यायपालिका भी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष और प्रभावी नहीं, और नीचे सील मोहर दस्तखत नहीं, अब बनता है। और इसको वहां लंदन भी भेजो, अमेरिका वगैरह, जहां जहां बोले सब लोग, नहीं कि भाई अभी हमने अपना विचार बदल दिया, अब ये चिट्ठी है, नहीं, उसकी शुरुआत यही करो, भूल चूक लेनी देनी है, और नीचे ही लिखो। नहीं, अब भाई देश सबका है, नाराजगी मोदी जी से हो सकती है, देश से तो नहीं कर सकते नाराजगी, और देश से नाराजगी करोगे तो चुनाव यूथोपिया में लड़ोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं चिट्ठी बनाई लो, क्या जा रहा है। अमिताभ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एग्जांपल्स बताए थे जिनको अपॉइंट किया गया और जो लोग एक्शन उठाए, जो जजेस एक्शन उठा रहे थे उनको रातों रात ट्रांसफर दिया गया। ये है सच्चाई। चाहे वो ईवीएम के लिए हो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जो है 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने जो याचिका लिखवा रखी, ऐसे हवाओं में नहीं बात कर रहे। सुनिए, मैं अभी बात का जवाब देता हूं कि एक तरफ जो है
वो राजनीतिक एक्सपर्ट कम और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सहयोगी जो है वो सवाल कह रही है कि देश को क्या दिया। अच्छे दिन दिए थे, सुनिए आज मिल गए अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, या पेट्रोल पे 140% की ड्यूटी, या 200 रुपए के टमाटर। मैडम ये जाके ना अपने घर के बच्चों से, अपने बड़ों से जो है पूछेगा, या आप जैसे लोग जो है जो चम्मचों वाला काम करते हैं वो तो समझेंगे। दूसरी चीज, अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अमिताभ जी, इनको बोलने दीजिए। एक मिनट, उनकी बात आ जाए। भाव बता दीजिए महानुभाव, नगर के पेट्रोल के भाव बता दीजिए। इतनी घबराहट और बौखलाहट हो जाती है कि अगर नीरव मोदी पे पूछो, राजस्थान, ललित मोदी पे पूछो, अडानी पे पूछो, तो जो है दोस्ती बंद हो जाती है और टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलना शुरू हो जाते हैं। अमिताभ जी, बात ये है, ये घबराहट और ये बौखलाहट आपके चैनल पे ही पता चल रही है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से। जी ठीक है मिश्रा जी, उनकी बात आ जाए। जी सवाल पूछिए, मैं पूछूं आपसे। जी 200 रुपए के टमाटर नहीं कर रहे, जनता को उन्होंने क्या दिया है? अरे बताइए, आप बताइए तो सही। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स बढ़ाने वाले कर रहे हैं। आपके फेवर में न्यायपालिका हो गई, आपके फेवर में कोई डिसीजन हो गया तो उसके लिए आप कहेंगे कि नहीं, अब हमको लोकतंत्र में भी भरोसा है, न्यायपालिका में भी भरोसा है। एक मिनट ठीक है, रुकिए, दोनों लोग रुकिए भाई, कांग्रेस भाजपा दोनों लोग रुको। क्षेत्रीय दल की भी बात सुनो, दोनों राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि हम ही कब्जा कर ले, क्षेत्रीय दल की भी बात सुनो। तारिक खान, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, बड़ा सरल सवाल है, इसमें कहीं कोई झंझटी नहीं, सीधा सवाल, तो कहा गया लोकतंत्र, संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी और कानून का राज, ये चार चीजें गिनेंगे, इनका मर्डर हो गया। क्या ये मर गए? क्या अब ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि चारों जिंदा हो गए हैं? नहीं, सरल सवाल है यार, दुनिया पूछ रही, इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं भाई। हमने घोषित किया कि रामलाल गुमशुदा, रामलाल मिल जाए तो बताना पड़ेगा ना कि रामलाल मिल गए। नहीं सही है। हमने दुनिया भर में कहा, एक मिनट बाबू, दुनिया भर में हमने कहा भारत में ये नहीं फिनिश हो रहा है, नहीं, फिनिश्ड ये शब्द थे। क्या लोगों ने पूछा प्रोसेस में है? बोले ना, फिनिश्ड, डेमोक्रेसी, जुडिशरी एंड ऑल फिनिश्ड। क्या तो अब ये घोषणा नहीं कर देनी चाहिए सब इंडिया को, INDIA को मिलके, कि सब सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत में लोकतंत्र, कानून का राज, अभिव्यक्ति की आजादी और न्यायपालिका जिंदा हो गए हैं, जो भी शब्द चुनो आप लोग। नहीं ठीक है, देखिए आप बहुत ही वरिष्ठ और बहुत निपुण पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हम चिट्ठी देंगे, ठीक है देंगे, मगर क्या एक चिट्ठी उधर भाजपा की तरफ से नहीं आनी चाहिए कि शर्म आती है भारत में पैदा होने पे? नहीं आनी चाहिए सर। तो आप मांगो ना भैया उनको, मैं आपके माध्यम से मांगूंगा ना। बिल्कुल, मैं अभी मांग रहा हूं ना जी। कल प्रधानमंत्री जारी करें चिट्ठी, इंडिया गठबंधन। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मिलूंगा, मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूं, आपका बड़ा चैनल है, बोल रहा हूं, ठीक। and I'll request to him जी that please put this on the platform of India गठबंधन। लेकिन प्रधानमंत्री जो कि 33 सेकंड बोले थे मणिपुर पे कि भारत में पैदा होने पे शर्म आती है, अब वो कहे कि हमें गर्व होने लगा है, और मुझे अपने उस स्टेटमेंट पे अफसोस है। इस चिट्ठी का वादा ले लीजिए। मैं कब आप चिट्ठी जारी करोगे? उससे पहले नहीं। अरे नहीं सर, अरे आपने बड़ापन दिखा दो। आपने घोषणा की राहुल गांधी ने अमेरिका में, लंदन में, कि भारत में मर गई न्यायपालिका, मर गया लोकतंत्र, मर गई जमहूरियत, तो जिंदा है ये तो बोलो यार। नहीं बिल्कुल जिंदा है लोकतंत्र, और DY चंद्रचूड़ जैसे जस्टिस और न्यायमूर्ति जब तक हिंदुस्तान में, मैं तारीफ करता हूं। ठीक, आगे तारिक खान, आगे बात आगे। उनका नाम चंद्रचूड़ हो, एक आर के मिश्रा अभी नहीं, नो,
उनका नाम चंद्रचूड़ हो, उनका नाम कुचू हो। भारत क्या न्यायपालिका है, भारत के अधीन न्यायपालिका है, ठीक। इसलिए मैंने कहा घोषणा आपने चंद्रचूड़ के तो जीने मरने की नहीं थी, आपने घोषणा की थी भारत में न्यायपालिका फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिश्ड, डेमोक्रेसी फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिश्ड, रूल ऑफ लॉ फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिश्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिश्ड, फिनिश्ड पास्ट टेंस। मैं कह रहा हूं उनको प्रेजेंट टेंस में लिया, वो जिंदा है। इसमें कौन सी नई बड़ी बात कह दी जो सब लोग हाय हाय कर रहे हो? 4 लाइन टाइप करा के जारी कर दो यार, चेहरा बड़ा हो जाएगा। कहते भाई मेरे समझने में गलती हुई, हमने ऐसे लटका के देखा था, सांस आ रही थी, मुझे लगा नहीं आ रही। नहीं कह सकते। आदमी मृत घोषित हो जाता है, बाद में अस्पताल में उठ के खड़े बैठ जाता है। आप लोगों ने अतीक का लड़का जब एनकाउंटर में मारा गया था तो देश के बड़े नेता ने एक ने कहा लोकतंत्र की हत्या, कानून की हत्या, संविधान के राज की हत्या। मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि जाओ भैया देख के आओ बाहर आस पड़ोस में कि ये क्या इनका मर्डर हो गया तीनों का। वो लौट क्या बोले, भाई साहब कानून भी जिंदा मिला, संविधान भी और लोकतंत्र भी। क्या अतीक का लड़का जो मर्डर केस में मेन एक्यूज था, वो मुठभेड़ में मारा गया और देश में घोषित क्या कर दिया, बोले कानून की हत्या हो गई। कानून ना हो गया, छिरिया हो गई, बकरी बकरी। कैसा मजाक करते हो यार, कुछ तो समझ रखो। बकरी है और बकरीद है, देश में बकरीद चल रही है कि बकरी पकड़ी और काट दी। गजब कर रहे हो भाई। इसी कानून ने भारत के प्रधानमंत्री को पैदल कर दिया था एक बार, जगमोहन लाल सिन्हा। कौन भाई का लाल कानून का राज खत्म कर देगा? ज्ञान वापी पर फैसला दे सुप्रीम कोर्ट तो मुंह बन जाएगा, तब कहोगे नमक का हक अदा कर रहे हैं अदालत। अच्छा आपको आपकी सदस्यता वापस कर दे, बोले जिंदाबाद। ये नहीं चलेगा। दोनों बातों में मानो, ठीक। दोनों बात, राम मंदिर को का मामला सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस पर कांग्रेस को ऐतराज है। बोले गोगोई आदमी ठीक नहीं था। अच्छा क्यों? बोले राम मंदिर पर अगर वो बाबरी मस्जिद के हक में फैसला दे देता तो कांग्रेस कहती गोगोई तो बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद के बाद गोगोई। क्या अब कांग्रेस को याद आ रहा है कि गोगोई को राज्यसभा क्यों भेज दिया? क्यों जी? आपके पक्ष में फैसला दे तभी आदमी ठीक है। गजब बात करते हो यार। अब फिर कह रहे हो इस बात को मान लो। इसमें क्या आपको क्या कांग्रेस के पेट में क्या दर्द? अगर देश सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं आएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां राम मंदिर है तो आपको क्या तकलीफ थी? खैर नीतीश शर्मा, रुकना होगा। नीतीश शर्मा जी, मेरा प्रश्न वही, अगर राहुल जी के सदस्यता, रुकिए भाई शर्मा जी, राहुल जी की सदस्यता जाने पर संविधान, कानून, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, इन चारों का 302 हुआ था, यानी कत्ल। तो अब उन तीनों के पुनर्जीवित होने की घोषणा नहीं होनी चाहिए, ताकि दुनिया में कम से कम चेहरा सुरखरू हो भारत का, दुनिया को भी पता लगे भाई जिनने पहले कहा था ये नहीं रहे, वही कह रहे हैं अभी। नहीं, यही तो जो दो चेहरे इनको पहचानने की जरूरत है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर इलेक्शन हार गए तो ईवीएम हैक हो गई, अगर जीत गए तो लोकतंत्र जीत गया। अगर केस में 2 साल की सैल हो गई। अभी शब्दों के ऊपर बात कर रही थी तो मुझे बताइए ना, 50 अभी केवल नीतीश शर्मा की आवाज जी। नीतीश जी बोलिए जी। They don't work like that. उनके पास एविडेंस होते हैं तब वो जाते हैं। अगर आपके पक्ष की बात है तो ठीक, नहीं तो लोकतंत्र मर गया, नहीं तो न्यायपालिका बिक गई। यही सत्ता में आज वो नहीं थे जब आप थे, तब ठीक था। इस चीज को समझने की, देश को आंखें खोलने की आवश्यकता है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए आप लोकतंत्र को मार देते हैं तो लोकतंत्र को जिंदा कर देते हैं। सबसे ज्यादा तो आप लोग लोकतंत्र को बिल्कुल ही खनन कर रहे हैं। लोकतंत्र की आप क्या बात करेंगे? यहाँ पर तो लूट तंत्र चल रहा है। और मैं बार बार कह रही हूँ, ये लड़ाई परफॉर्मेंस वर्सेस लेगेसी की है। लेगेसी एक तरफ जहां परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज नहीं है, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस है। और 2018 में जो ये आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, और 2019 में जो रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी की
जीत हुई थी। और मैं आपके इस मन से बोल रही हूँ, एक भविष्यवाणी ही समझ लीजिए, वही इतिहास दोबारा से रिपीट हो रहा है आज 2023 में। ये लेकर आए 2024। ठीक है नीति जी, ठीक है। आर के मिश्रा जी, मान लो अभी लंदन से एक हमारे मित्र ने हमको मैसेज किया राहुल जी का ये देख के टीवी में। उसने पूछा कि सर क्या आपके देश में कानून व्यवस्था, ये कानून, न्यायपालिका, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिंदा हो गई है, अभी भी इनको पास्ट टेंस में मानना है मृत? क्या जवाब दें? देखिए अमिताभ जी, देखिए हम लोग का सोच चाहे जुडिशरी हो चाहे कोई भी कानूनी संस्था, आप देखेंगे चाहे ईडी हो, आप हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर में जिस तरह से सीबीआई और ईडी की जब 14 पार्टियां बनी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहुल गांधी के केस में क्या कहा? जब देश से बाहर जाकर विधानसभा में जनता से माफी मांगनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ये मत भूलिएगा, अडानी पे बोलना नहीं छोड़े थे। आज मेरे ठीक है, रुकना होगा भाई, रुकना, दोनों लोग रुके। दो मैं छोटा सा सवाल तारिक खान से लूंगा, फिर बहस समय से पूरा। एक छोटा सवाल तारिक खान, एक बड़ा वस्तुनिष्ठ होकर, ऑब्जेक्टिव होकर अगर हम सोचें, अपने कांटा बिल्कुल सीध में रखें, ना इधर झुके ना उधर, पार्टी का चश्मा हटा दे, चूंकि तथ्य पार्टी से नहीं चलते। हमको हो सकता कोई नेता अच्छा लगे कोई खराब, लेकिन मेरे लगने से नहीं होगा। इतिहास तो इतिहास है। इसी भारत की न्यायपालिका ने अखिलेश यादव और उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति में छोड़ा। इसी न्यायपालिका ने छोड़ा। वो लंदन वाले कोर्ट में तो बरी हुए नहीं, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई नहीं ना है। यही भारत ही है, इसी की अदालत है, जिसके लिए कहा जा रहा कि अदालत भी कंप्रोमाइज्ड हो गई। राहुल जी ने कहा क्या अदालत को भी बीजेपी चला रही। लंदन में पूछा क्या बीजेपी वाले अदालत भी चला रहे? बोले यस यस यस। ठीक। एक इसी अदालत ने, भारत की न्यायपालिका ने लालू यादव एंड फैमिली को नौकरी के बदले जमीन घूस कांड में, घोटाले में जमानत दी। क्या जमानत दी ना? जबकि उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो चारा घोटाले में है, उसके बावजूद भी जमानत दे दी। बोले बुजुर्ग आदमी बैठे। क्या इसी ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी तो बोले लोकतंत्र की हत्या हो गई, न्यायपालिका की हत्या हो गई। मतलब क्या चाहते हो? जो आदमी विपक्ष का जेल जाए उसको तुरंत हार फूल पहना के अदालत बाहर करे, नहीं तो हम लोग कहेंगे अदालत का मर्डर हो गया, न्यायपालिका का। ऐसा चाहते हैं क्या हम लोग देश में? देखिए, न्यायपालिका देश में न कभी मरी थी, और हम ये पूरा विश्वास समाजवादी लोग रखते हैं कि कभी नहीं मरेगी। लेकिन आपके ही बात से एक सवाल ले लेता हूं, क्या किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की मंशा नहीं जताई थी? चिट्ठी नहीं लिखी थी? आप ये हमें ध्यान दे रहे हैं। आप कांग्रेस के मित्र को तो समझाइए। तो आपने जो अरे भाई, में जाकर के अमिताभ जी मिश्रा जी, उनकी बात आ जाए तो आपको अवसर दिया ना, अब उनकी बात भी आ जाने दीजिए। ठीक करके मिश्रा जी, एक मिनट, उनकी बात भी आ जाने दीजिए। जी जी, ठीक ठीक मिश्रा जी, उनकी बात जी। सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए पहले, विपक्ष को फिर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक, पहले सुन लीजिए। जी जी भैया, बोलो 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 जी। आपने क्यों चिट्ठी लिखी थी कि कॉलेजियम सिस्टम पे गवर्नमेंट की सिर्फ राय ली जाती है, उसमें आपके लोग भी होने चाहिए जो जजेस के सिलेक्शन का हिस्सा बने? ऐसा क्यों आपके कानून मंत्री ने कहा? तो हम अगर इसके ऊपर एक सवाल पूछ ले कि ये तो व्यवस्था बदलने की, अगर व्यवस्था बदलना है तो इसमें क्या अच्छा होने जा रहा है वो भी बताइए। 1996 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, जिसमें 5-6 मेंबर होते हैं।
किरण रिजिजू साहब ने कहा कि हम इसको बदलना चाहते हैं। तो आप स्पष्ट सिर्फ बीजेपी से इतना पूछना है कि बदलना क्यों चाहते हैं। ठीक, क्या ठीक है भैया, आगे बात। तारिक खान, यू मेड योर पॉइंट, आगे बात बाबू, आगे बात, अच्छे से आगे अच्छे से रखा। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, कोलेजियम सिस्टम, उस पर किसी दिन 1 घंटे की बहस करेंगे। ये कोलेजियम सिस्टम में कितनी समस्याएं हैं हमको दिख रही। खैर, भारत ने समय समय पर अलग अलग सरकारों के, ये नए जो नौजवान प्रवक्ता हैं हमारे साथी लोग, उनको समझना चाहिए, क्योंकि उनको अभी बहुत आगे बहस में देश दुनिया में जाना है। बड़े निर्चयनों में भारत ने समय समय पर जो सरकारें जनादेश लेके आई, उन्होंने सिस्टम में बदलाव किए और कई बार अदालतों ने बदलाव सुझाए, वो भी एग्जीक्यूटिव ने और विधायिका ने लागू किए। ठीक, हमारे यहाँ सीबीआई डायरेक्टर चुनने की दूसरी प्रक्रिया थी, समय के साथ बदल दिया हमने। ईडी का डायरेक्टर वैसे ही बहुत सारे हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता कि हमने कैसे बदलाव किया। कोलोजियम में भी क्यों नहीं बदलाव हो सकता? उसको डॉक्टर, ये तो कुरान तो है नहीं कि कुरान बदल नहीं सकती। बोले नहीं, अल्लाह ने कहा, ऐसा तो है नहीं। तीसरी बात मैं कहता हूं, जिनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, जो कहते हैं कि न्यायपालिका कंप्रोमाइज्ड है बाय बीजेपी, यानी बीजेपी के अर्दब में है न्यायपालिका, वो लोग न्यायपालिका के साथ खड़े हो रहे हैं। करिए जी, हम न्यायपालिका के लिए लड़ेंगे। गजब करते हो, अभी सदस्यता बहाल नहीं करती, आप थू कर रहे होते, फिर कहते मर गई न्यायपालिका। आप तो मरने जीने का दोनों सर्टिफिकेट लिए चलते हो एक साथ, एकदम जो मनाता वो दिखा देते हो, कहते मर गई, फिर कहते नहीं जिंदा है, फिर कहते मर गई। इसे नहीं चलता बाबू, कहीं तो टिकना होगा। खैर, वो बहस नहीं आज मेरी, इस पर कभी और बहस करेंगे। विषय अच्छा है, तारिक खान ने उसमें बहुत बुद्धिमानी से तर्क जुटाए, उनको रखा अच्छे से, लेकिन तथ्य दूसरी तरफ इशारा करते हैं। खैर, कोई सरकार हो, एक बात कह के फिर मूल विषय पे आ जाओ, कोई सरकार हो, भारत का मैंडेट, लोकतंत्र का मतलब सरल भाषा में जो गांव देहात को समझ में आ जाए, सेमिनार में नहीं, क्या है? भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तय करते हैं हम पर शासन कौन करे। ठीक, यानी सर्व संप्रभु वही है, बाकी सब कोई उससे बड़ा नहीं हो सकता। पीपल्स विल से बड़ा कोई नहीं, और पीपल्स विल को अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, बुरा लगे छत से कूद जाओ, चाहे घर बैठो, क्या कोई उससे देश पे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप डिप्रेशन में जाके आत्महत्या भी कर ले, फिर भी कोई समस्या नहीं, लेकिन जनादेश तो जनादेश रहेगा। देश ने जवाहरलाल को स्वीकार किया तो जवाहरलाल जी रहे, किसी को अच्छा लगे जब बुरा। इंदिरा गांधी को वोट किया तो इंदिरा गांधी नहीं, मोदी जी को वोट किया तो मोदी जी रहेंगे। जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो संघर्ष करें, नहीं संघर्ष करना चाहते सोए, नहीं सोना चाहते वृंदावन जाएं, राधे राधे करें। ठीक, 3 ही विकल्प हो सकते, जनादेश से ऊपर कोई नहीं। इसीलिए भारत के जनादेश में यह ताकत है कि हम किसी भी सिस्टम को रिव्यू करें, किसी भी सिस्टम में बदलाव करें। जनादेश का मतलब क्या होता है? संसद, फिर संसद को और जीरो इन कर ले तो संसद का मतलब होता है बहुमत, कुछ केसेस में सामान्य बहुमत, कुछ केसेस में 2/3 मेजॉरिटी, यही ना 2/3 मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा देश की संप्रभु ताकत है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं देश में। देश के लोकसभा के 2/3 का बहुमत देश की सबसे बड़ी शक्ति है लोकतंत्र के और संवैधानिक तौर पर, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। मान मर्यादा के लिए हो सकता है, आप बाबा हैं तो आदमी आपकी खाट डाल दी बाहर, क्या? लेकिन राजकाज तो वही 2/3 मेजॉरिटी के ही पास अधिकार में रहेगा। राष्ट्रपति भवन के बिल वाउचर भी भारत गणराज्य ही तय करता है ना, है ना? क्योंकि भारत ने वोट दिया है उसको शासन चलाने के लिए, किसी और को नहीं दिया। इसलिए इसमें बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक, जितने पवित्र वोट से अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उतने पवित्र वोट से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ठीक, हमको अच्छा नहीं लगे, अपनी मर्जी, क्या 2 रोटी ज्यादा खाने घर में बैठे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मूल प्रश्न है वोट किसको मिला, जनता ने किसको नेता चुना। खैर, अब आ जाते हैं कि 24 में राहुल गांधी के इस नए अवतार से क्या फर्क पड़ेगा।
अभी तक व्याख्या हो रही थी, इस बात से अंदर से सब सहमत होंगे, टीवी पर भूमिका होती है, पक्ष विपक्ष से स्वीकार करना, सब कह रहे थे कि राहुल जी का अच्छा हुआ, सदन से मुक्त हो गए, अब फ्री हो गए, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे अब वो देश भर में तूफान ला देंगे, सुनामी। क्या मैं उस सुनामी की प्रतीक्षा में था? अब कह रहे नहीं, अब बाहर नहीं, अब अंदर रह के सुनामी लाएंगे। पहले कह रहे थे बाहर लाएंगे, फ्री है, चूल्हे हिला देंगे सरकार, अब कह रहे नहीं, अब अंदर हिलाएंगे। भाई अंदर राहुल जी तो नहीं थे, बाकी सब तो थे ना, कांग्रेस के नेता 40-44 जो भी हैं आपके, वो थे ना अंदर लोकसभा में। 137 दिन में क्या क्रांति हुई लोकसभा में, ये भी तो बताओ। नहीं, क्या क्रांति हुई भी तो जाने। प्रियंका जी ने कहा कि अब गूंजेगी आम आदमी की आप पीड़ा सदन में। क्यों भाई, अभी तक बाकी कांग्रेस आम आदमी की पीड़ा जताने लायक नहीं थी? क्यों नहीं जता रही थी? 19 में आपने नारा दिया चौकीदार चोर है। मेरी बात से सब सहमत होना चाहिए, इससे ब्लंट नारा और कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, अडानी पडानी सब मिला लूं तो भी इससे बड़ा नारा तो कोई हो नहीं सकता। इस नारे पर वोट करा तो लिए 19 में भैया, तारिक खान इसी नारे पर वोट करा तो लिया था। अब इससे बड़ा नारा तो फिर गाली गलौज है भैया, वो तो हो नहीं सकती, उसमें तो मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाओगे। क्या आजम खान साहब वही तो भुगत रहे कि मैं जूते पर थूक के चटवाऊंगा, ऐसा बोलते थे तो जेल हो गई। अब इसके बाद तो यही बचा, गाली गलौज कर लो, वरना चौकीदार चोर है तो मैक्सिमम बोल ही लिए ना, उस पर जनता ने वोट दे दिया। और सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, न्यायपालिका को बरी कर दीजिए, उस पर आक्षेप मत करिए। आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है अयोध्या फैसले पर। भारत में राजनीति करने आए कि वहां इंडोनेशिया में वोट मांगेंगे? अजब तमाशा मुल्क में। वो क्या विश्व हिंदू परिषद ने टाइप किया था ऑर्डर? उस समय के सीजीआई को आप ऐसे स्मरण करते हो जैसे गली में कंचा खेलने वाला लड़का हो। अभी चंद्रचूड़ साहब के कलम से कोई ऐसा फैसला आ जाएगा जिसमें कांग्रेस मुश्किल में फंस जाएगी, तो आप चंद्रचूड़ को भी वही कहोगे जो गोगोई के लिए कह रहे हो। क्योंकि हमने देखा था आपने इंदिरा गांधी के समय में जगमोहन लाल सिन्हा के लिए क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आप सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं कि हम सेलेक्टिव होंगे, हमारे पक्ष का फैसला आएगा तो जिंदाबाद और नहीं तो मुर्दाबाद करेंगे। चाहवानों का जब मसला आया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। आपने उस फैसले का क्या हर्ष किया? चिथड़े चिथड़े चिंदी चिंदी कर दिया ले जाके लोकसभा में। नहीं कर दिया था क्या? राजीव जी थे, जिस पर आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दिया। मुझे भाषण याद है, मैं उस भाषण को यहां कोट नहीं करना चाहता, वो भी जन्नत नशीन है जियाउर रहमान अंसारी। नए लोग नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, अंसारियों के बड़े नेता थे। इंदिरा गांधी ने कहा शेख पठान हटाओ, अंसारी लाओ। इनके पास वोट नहीं शेख पठान के पास, तो अंसारी को इमर्ज किया। उनने क्या बयान, क्या भाषण दिया था लोकसभा में, मुझे आज तक का याद है, न्यायपालिका के लिए। मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता जो बोल गए राजीव गांधी की मौजूदगी में। क्यों भैया, ऐसे चलेगा? मैं फिर विनम्रता से कहूंगा कि राजनीतिक उसमें लड़िए, लेकिन आप संसद में बोल रहे हैं, कोई हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, सपाई हो, बसपाई हो, जो संसद में बोल रहा है, हमारे जैसे मंचों पर बोल रहा है तारिक भाई, टीवी में इंटरव्यू दे रहा, अखबार में इंटरव्यू दे रहा, चौराहे चौराहे बोल पा रहा है, चाहे जो बोल रहा है, वो आदमी ये बोल के कह रहा कि देश में बोलने पे बंदिश है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? रसमलाई खाते हुए कैमरे में आप आ रहे हो, करे भूखे हैं, तो कौन मानेगा? आदमी कहे इसके गाल पे दो मारो, झूठा है? नहीं। आप ये कह रहे हो कि फलनवा चोर है और फिर कह रहे हमारे बोलने पे पाबंदी। अरे गाली देंगे क्या? नहीं। आप मंच से ये नारा लगा पा रहे हैं इस देश में कि फलाना चोर है, उसके बाद भी आप सुरक्षा में हैं और कह रहे हो नहीं, देश में बंदिश बहुत है, लोकतंत्र की तो हत्या हो गई, अभिव्यक्ति को कुचल दिया गया। तो क्या गाली गलौज अलाउ हो जाए तब अभिव्यक्ति मानी जाएगी क्या?
तब तो यही बचता है कि भाई गाली गलौज भी अलाउ हो जाए तो हम मानेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है। तो आजम खान से सीख लो, उन पे अगर 250 मुकदमे हैं तो उसमें 75 इसी बात के हैं। क्या अरे ना मर्दो, अरे फलानो, ऐसी उनकी भाषा थी तो मुकदमा लग जाता था। भारत का लोकतंत्र, भारत की न्यायपालिका और भारत की महान जनता, इसको कोई माई का लाल कंप्रोमाइज नहीं करा सकता। इस देश ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा के बता दिया, इस देश ने वाजपेयी जी को चुनाव हरा दिया। इसलिए ऐसा ज्ञान मत दीजिए कोई कि इस देश की जनता के बारे में आप फतवा जारी कर दें। नहीं, जनता है तो आप नेता हैं। अपना प्लेजर विड्रॉ कर लेती है तो आप सड़क पर आ जाते हैं। मैंने बड़े बड़े तख्ते ताउस पर बैठे लोग देखे, बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पैदल चलते हुए, चप्पलें चटकाते हुए देखे। क्या पार्लियामेंट में पास बनवाने के लिए लाइन में लग गए। जनता का आशीर्वाद विड्रॉ हो गया, लाइट विड्रॉ हो गई, अंधेरे में डूब गए। भाजपा और कांग्रेस में युद्ध हो, अच्छा है लोकतंत्र के लिए, लेकिन उसमें यह नहीं कहिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया। ये चुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र की गवाही नहीं है क्या? चुनाव हो रहा है, कोई इलाका ऐसा बता दीजिए देश में जहां चुनाव बंद हो गया हो। बोले नहीं भाई साहब वहां बंद हो गया, यूपी में चुनाव नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं। नगर निगम तक के चुनाव हो रहे हैं हर जगह देश भर में, फिर लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया? राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है तो करे वो चंद्रचूड़ जी ने, कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है चंद्रचूड़ जी का। ये इसको ऐसे भी मत पेश करिए कि चंद्रचूड़ जी का मामला है। नहीं नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश एक संस्था होता है, उसको व्यक्तिवाद में क्यों डाल रहे? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारा और चंद्रचूड़ का जैसे कोई घरेलू रिश्ता हो, बोले उधर उनने कर दिया बाकी आप लोग नहीं। ये सब भाव ठीक नहीं। चंद्रचूड़ जी भारत की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया हैं, वो एक संस्था है, उनका सबका मान रखिए। बाकी आपस में तो लड़ने के लिए ही राजनीतिक दल हैं, लड़िए, लेकिन जनता का मान और इन संस्थाओं का मान अक्षुण्ण रखिए, यही निवेदन है। धन्यवाद।